वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जनाब। कैसे हैं आप लोग? अपने कैमरास फाइनली ऑफ रखा करें। बाद में आप लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारी वीडियो आगे से डिलीट करवा दें। थोड़ा अलर्ट रहा करें। वो आपको चेक वापस कर देंगे। वो गारंटी वापस नहीं मिलेंगे। जो आपने पोस्ट क्रेडिट चेक दिया होगा 7% का, वो से इन कैश करवा लेंगे। जब उन्होंने इन कैश करवा लिया उनके पास 17% का 17% टैक्स जो है वो आ जाएगा। अगर कमर्शियल इंपोर्टर भी सेल करता है तो 17% के ऊपर टैक्स लेता है। हम यहाँ पे कमर्शियल इंपोर्टर का टैक्स देने की बात कर रहे हैं। तो भाई मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ, मैं माइक की बात नहीं कर रहा। सुन लिया करें क्या यहाँ पे बात हो रही है। अपनी यहाँ पे आप लोगों ने। जी जनाब। और कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं बात को। कोई सवाल नहीं है? कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगना, कमर्शियल इंपोर्टर टैक्स ले रहा है। आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग दैट। कमर्शियल इंपोर्टर पे टैक्स कहाँ पे लग रहा है? जब कमर्शियल इंपोर्टर ने आगे सेल की है तो अगले बंदे से वो टैक्स ले रहा है। भाईजान क्या हो गया? तो वो अगर रजिस्टर्ड बंदे को सेल करेगा तो 17% उससे ले लेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करेगा तो 17 + 3% लेगा उससे। सिंपल इज दैट केस। 3% फर्दर टैक्स तो चार्ज होगा ही होगा। नो इनपुट टैक्स अलाउड एक्सेप्ट। ओ भाई 7% कौन से दिए कस्टम वालों को? क्या पूछ रहे हो? आपको खुद नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि टैक्स इंपोर्टर देगा, कभी कहते हैं कस्टमर। मतलब पूछ क्या रहे हैं मुझे बताएं। सवाल क्या है आपका? माइक ऑन करें, सवाल पूछें अपना। सिंपल सी चीज है। जब आपको अभी 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 मैंने कहा है 1 मिनट पहले कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दिया है तो जो 7% का आपने पोस्ट चेक दिया था वो डिपार्टमेंट कैश करवा लेगा। जब डिपार्टमेंट ने इसको इन कैश करवा लिया तो ऑटोमेटिकली आपसे उन्होंने 17% टैक्स ले लिया है। 10% जो आपने दिया था और 7% चेक की फॉर्म में।
और अगर आपने रजिस्टर्ड बंदे को सेल किया तो वो 7% का चेक आपको वापस कर देगा, सिंपल इज दैट। फाइन। जिंदा हो। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? आगे चले। यहाँ पे था कि जो आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं वो सिर्फ गोल्ड के अगेंस्ट ही क्लेम कर पाएंगे। जो आपने सर्विस चार्जेस वगैरह दिए हैं या जो डायमंड वगैरह पे इनपुट टैक्स पे किया होगा उसके अगेंस्ट नहीं क्लेम हो सकता। मतलब जो गोल्ड के अगेंस्ट होगा, गोल्ड की वैल्यू के अगेंस्ट ही आपका इनपुट टैक्स लेस होगा। तो इसका लाइन का मतलब ये है। और कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे चलते हैं। अब हम अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लायर्स की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बंदे खाएंगे, बिल्ली खाएगी, आदमी भी और जैन भी। इधर ऊपर बैठो, नीचे तो नहीं बैठने का काम। ऊपर बैठो, ऊपर आओ। ऊपर जैन होती है, बाहर ऊपर नहीं आती। वो नीचे बैठी है। तो मैं इससे पहले हमने जो है थी हमारे जीरो रेटेड कहाँ पड़ी थी, किसी को याद है? इससे पहले हमने जीरो रेटिंग का वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, एनीवन? चैप्टर नंबर 1 में जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉ की बात कर रहे थे वहां पे हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम जीरो रेटिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करवा के बैठे होते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि जब आप सेल्स टैक्स में जाएंगे तो आपको जीरो रेटिंग जो है वो बड़ी डिटेल में समझ आ जाएगी। अब हम उसके ऊपर ही चल रहे हैं कि जीरो रेटिंग हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती, किस तरह से हम इसको कैरी करते हैं, क्या इसमें होता है, क्या इसमें नहीं होता। वो सारा अब हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे हैं। जीरो रेटिंग उससे पहले जब हमने इसको स्टार्ट किया था हमने देखा था कि जो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनको हमने मुख्तलिफ उसके स्केड्यूल्स में डिवाइड किया था। हमने कैपेसिटी टैक्स का जिक्र कर लिया क्या होता है, हमने 9th स्केड्यूल का डिस्कस कर लिया क्या होता है, हमने 8th स्केड्यूल देख लिया क्या होता है, हमने नॉर्मल गुड्स जो है वो भी देख ली क्या होगी। टैक्सेबल सप्लाईज में सिर्फ अब एक ही गुड्स रह गई हैं जो हमारी क्या कहलाती हैं, जो हमारी जीरो रेटेड गुड्स कहलाती हैं। अब हमने इनको डिस्कस करना है क्या नहीं है। जीरो रेटिंग या जीरो रेटेड गुड्स का मतलब क्या है
ये वो गुड्स हैं जब हम इनको सेल करेंगे या जब हम इनकी सप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर टैक्स जो होगा वो 0% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स की 1 लाख की, अगर 17% टैक्स उसके ऊपर चार्ज होता है तो आपका आउटपुट टैक्स कितना बनेगा? आपका आउटपुट टैक्स बन रहा होगा 17,000। और अगर आपने परचेजेस की हुई थी 50,000 की, तो इसके ऊपर आपका टैक्स बन रहा होगा 8500। ये आउटपुट में से आप अपना इनपुट लेस करेंगे, रिमेनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं, ऐसे ही है। और दूसरा हमने अभी तक सिनेरियो पढ़ा था कि अगर आप सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, मतलब गुड्स एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब है कोई आउटपुट टैक्स आप नहीं लेंगे। जब आप कोई आउटपुट टैक्स नहीं लेंगे, माइट भी आपने परचेजेस की हो, आपने परचेजेस की थी 50,000 रुपए की, इसके ऊपर आप 17% टैक्स पे करके आए थे, लेकिन अब चूंकि आपका आउटपुट टैक्स है ही नहीं तो इनपुट टैक्स आप कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करवा सकते। हमने ये भी बात डिस्कस कर ली थी। ये दो सिनेरियोस तो हमने पढ़ के आ चुके हुए थे। अब हम बात करते हैं इसके लिए। इसमें क्या होगा? इसमें आपने सेल्स की 1 लाख रुपए की, इसके ऊपर रेट है 0%। टैक्स कितना बनेगा? 0 बनेगा। आपने परचेजेस भी की हुई थी, ये आपने परचेजेस की थी 50,000 की, इसके ऊपर माइट भी आपने टैक्स पे किया हो 8500। अब 0 माइनस 8500 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8500। ये हमारा क्या है? ये हमारा टैक्स रिफंड है। हुकूमत हमें क्या करेगी? ये अमाउंट वापस कर देगी। तो जीरो रेटेड गुड्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो हमने टैक्स अपना इनपुट पे किया होता है उसका रिफंड हो जाता है। वो हमें टैक्स सारे का सारा वापस मिल जाता है। तो अब हम इसको पढ़ने लगे हैं कि जहाँ पे हमारी चीजें जो हैं, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जीरो रेटिंग में फॉल कर रही हैं तो उसकी वजह से जो हमारा इनपुट टैक्स है वो जितना भी हमने पे किया होगा वो सारे का सारा हमें क्या हो जाएगा? एफबीआर से रिफंड हो जाएगा, एफबीआर से वापस मिलेगा। तो इन गुड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बेनिफिट है, जो जीरो रेटिंग गुड्स है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। अब आप खुद देखें, हुकूमत कहती है आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो, आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई ट्रीट करेंगे। अब आप खुद देखें कि अगर आप नॉर्मल बेचते हैं तो आपका ये होगा, जब आप इसमें फॉल करते हैं तो ये आपको सारे का सारा टैक्स जो है वो रिफंड हो जाएगा। आप खुद बताएं ज्यादा बेनिफिट किस में है? एग्जेम्प्ट में बेचने पे है, लोकल सप्लाई करने पे है, कि आपको एक्सपोर्ट्स करने में ज्यादा फायदा है? खुद बताएं, आपके सामने तीनों सिनेरियोज हैं। एक्सपोर्ट्स में। सो दैट्स वाई एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने ये जीरो रेटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। मैंने जितना टैक्स पे किया वो मुझे सारा कैश की फॉर्म में अगर वापस हो रहा है, मैं तो कहूंगा कि भाई ठीक है, मैं अब टका के एक्सपोर्ट ही करूंगा। तो इसलिए हमने फिर ये क्या दिया हुआ है? इस जीरो रेटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। याद रखना कि जीरो रेटिंग में हमें हमेशा रिफंड मिल जाता है, जितना इनपुट टैक्स पे किया होगा वो हमारा सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। एग्जाम्ड सप्लायर्स के केस में हमारा सारे का सारा इनपुट टैक्स जो है वो वेस्ट हो जाता है, हम उसे ना एडजस्ट कर पाते हैं, ना हमें उसका रिफंड मिलता है।
और नॉर्मल सप्लाईज में जो हमने इनपुट टैक्स पे किया होता है उसकी हम आउटपुट टैक्स में से एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये तीन मेन डिफरेंस, ये तीन मेन बातें जो हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है, भूलनी नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। जो जीरो रेटिंग गुड्स हैं या जीरो रेटेड चीज़ें हैं ये हमारी एक्सप्लेन की गई हैं फिफ्थ स्केड्यूल में, हमें प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर हम इन चीज़ों में डील करेंगे तो ये जीरो रेटेड गुड्स में फॉल कर रही होंगी। अब जो भी इस कैटेगरी में गुड्स आती हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो 0% के ऊपर क्या किया जाएगा, चार्ज किया जा रहा होगा। इसका मतलब उनका आउटपुट टैक्स जीरो है, माइट भी उन्होंने परचेजेस की हैं, परचेजेस पे उनका इनपुट टैक्स कोई भी हो सकता है। जो उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया होगा क्या कर लेंगे, वो क्लेम कर लेंगे और डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिफंड वगैरह कर रहा होगा। अब इसमें कौन सी गुड्स आती हैं, इसमें याद रखिएगा तमाम गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जीरो रेटेड गुड्स में शुमार होती हैं। जितनी भी एक्सपोर्ट्स है ना वो हमारी जीरो रेटेड गुड्स में शुमार होती हैं। कुरान पाक बनाना और उसको यहाँ पे बेचना एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप वही कुरान पाक बनाते हैं और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड हो जाएगा। कोई चीज आपने एक्सपोर्ट कर दी है पाकिस्तान से तो वो क्या होगी, वो जीरो रेटेड शुमार होगी। इवन एग्जेम्प्ट गुड्स क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई ये पाकिस्तान में चीजें बेच रहे हो, एग्जेम्प्ट है, जैसे कुरान पाक है। लेकिन अब वही कुरान पाक पब्लिश करके एक्सपोर्ट कर दिया ना तो अब वो कुरान पाक एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, बल्कि क्या ट्रीट होगा, वो जीरो रेटेड ट्रीट हो रहा होगा। अगर वो जीरो रेटेड ट्रीट होगा तो उस कुरान पाक पे जितना भी आपने कागज के ऊपर या इन तमाम एसेसरीज के ऊपर इनपुट टैक्स पे किया था वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा, आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इवन अगर आप एग्जाम्ड गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर दें तो वो भी जीरो रेटेड शुमार होती है। इट मींस एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज भी जीरो रेटेड। ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अब इसकी एक्सेप्शन है। हमने तो यहाँ पे नॉर्मल रूल पढ़ा है ना, हमारा नॉर्मल रूल है कि एक्सपोर्ट्स हमारी क्या होती हैं, जीरो रेटेड है। आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 0% के ऊपर ही चार्ज हो रहा होगा। लेकिन अब हमने क्या देखनी है, अब हमने इस रूल की एक्सेप्शन देखनी है कि सिर्फ दो ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो जीरो रेटेड ट्रीट नहीं होती बल्कि वो नॉर्मल ट्रीट होती है। कोई भी ऐसा कंट्री जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, बता दिया है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट रेट नहीं होगी। जैसे इस एसआरओ के मुताबिक हमारी हुकूमत ने बता दिया है कि अगर आप अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं या चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, या आप अफगानिस्तान को बाय लैंड रूट कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कभी भी ज़ीरो रेटेड ट्रीट नहीं होगी। वो आपकी नॉर्मल सप्लाई ही ट्रीट हो रही होगी। अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है, अगर एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है। तो अफगानिस्तान, ईरान और चाइना अगर आप इन्हें एक्सपोर्ट कर दो तो ये चीज़ हमारी जीरो रेटेड ट्रेड नहीं होती। और अगर आपने कोई ऐसी एक्सपोर्ट की है जिसको आप बाद में री इम्पोर्ट कर लोगे तो वो भी हमारी जीरो रेटेड ट्रेड नहीं होती। तो ये दो पॉइंट एक्सेप्शंस हैं। इन दो पॉइंट्स में एक्सपोर्ट तो हुई हैं
लेकिन हम उन एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें नॉर्मल अपनी सप्लाई वगैरह कंसिडर कर रहे होंगे। अब इसके ऊपर मार्च 2018 में 3 नंबर का आई कैप में सवाल आ चुका हुआ है। लिस्ट द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। रूल है, गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट जीरो रेट ऑफ परसेंट, कि जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमने 0% रेट चार्ज करना होता है। इसकी एक्सेप्शन बतानी है। तो इसकी एक्सेप्शन ये आपको सामने लिखी हुई है कि अगर आपने कोई गुड्स री इम्पोर्ट कर ली हैं, या अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं टुवर्ड्स चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान को दी हैं बाय लैंड रूट, तो वो इसकी एक्सेप्शन है, वो जीरो रेटेड ट्रीट नहीं होगी। इसके अलावा जो गुड्स होती हैं एक्सपोर्ट वगैरह, वो हमारी जीरो रेटेड ही ट्रीट हो रही होती है। इज दैट क्लियर? एसआरओ कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर को। ये एसआरओ नंबर, ये डेट शीट याद रखने की जरूरत नहीं है कि एसआरओ नंबर 1 2 3 डेट 1 दिसंबर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। जी जनाब, यहाँ पे कोई सवाल है तो बताएं। आगे चलें। अब एक्सपोर्ट्स के अलावा भी इसमें कुछ चीजें आ रही होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? खाली एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट के अलावा भी कुछ चीजें जो हैं वो इसमें आ रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे आप डिप्लोमेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, या डिप्लोमेटिक मिशंस को सप्लाई कर रहे हैं, या जो इस तरह के प्रिविलेज पर्सन होते हैं, अगर आप इन्हें सप्लाई कर रहे हैं तो ये जीरो रेटेड ट्रीट होगी। जैसे पाकिस्तान में आई थी आज से कुछ साल पहले केट मिडल्टन, जो प्रिंसेस थी, वैसे वो वाकई प्रिंसेस थी, पापा की परी वाली प्रिंसेस की बात नहीं कर रहे। अगर आप वो एक प्रिविलेज पर्सन थी, आप उसे कोई चीज़ सप्लाई करेंगे यहाँ पे लोकली, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होगी, आप उससे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सिमिलरली जो डिप्लोमेट्स वगैरह आते हैं, जो सफारतकार वह यहाँ पे होते हैं, या जिनका अमला वगैरह यहाँ पे है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर आप इन्हें कोई चीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी क्या होंगी, हमारी जीरो रेटेड ही ट्रीट होगी, आप उन्हें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आप रॉ मटेरियल्स या इस तरह की चीज़ें आप सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में, ईपीजीज में, फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, तो वो जो सप्लाई आपने ईपीजीज में की है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी आपकी जीरो रेटेड ही ट्रीट होंगी, आप उनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा जो लोकली प्रोड्यूस प्लांट है या मशीनरी है, अगर आप एपीजी में उसको सप्लाई कर रही हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भेज रही हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स आप चार्ज नहीं करेंगे, मतलब होगा चार्ज बट जीरो रेट के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। उसके अलावा इंपोर्ट्स और सप्लायर्स मेड टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सेप्ट व्हीकल, व्हीकल्स के अलावा, गाड़ियों के अलावा अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो ग्वादर से, या कोई इंपोर्ट कर रहे हो ग्वादर से, या ग्वादर में कोई चीज़ें बेच रहे हो, तो वो भी आपकी जीरो रेटेड ही ट्रीट होंगी। इसका पर्पज़ ये है कि हम ग्वादर को डेवलप करना चाह रहे हैं, मजीद वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह सेट की होती हैं, अगर आप उन्हें सप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, तो वो भी जीरो रेटेड ही ट्रीट हो रही होंगी। उसके अलावा आप कोई भी ऐसी कन्वेंस, ये वाला पॉइंट जो है ये पेपर में टेस्टेड है, पास्ट पेपर में न्यूमेरिकल में आ चुका हुआ है। न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से जेएफ एसोसिएट है, या सीमा सीमा या समाज एसोसिएट है, उसमें आ चुका हुआ है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कन्वेंस जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, चाहे वो एरोप्लेन हो सकता है, चाहे वो शिप हो सकती है,
वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। अगर आपने उन्हें कोई चीजें वगैरह सप्लाई की हैं तो वो भी क्या होगी, आपकी जीरो रेटेड सप्लाई कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल, आपके डील हुई हुई है पीआई के साथ और आपने पीआईए को टिश्यू सप्लाई की है। अब यही टिश्यू आप लोकल बेचते हैं पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर 17% टैक्स आप चार्ज करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने ये टिश्यू पीआईए की उस फ्लाइट में सप्लाई कर दी है जो अभी यहाँ से उड़ेगी और पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, ये जो टिश्यू आपने सप्लाई की है ये जीरो रेटेड ट्रीट हो रहे होंगे। आप आपकी की इनके साथ डील होगी है पीआई वालों के साथ, आप लंच बॉक्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी ऐसी फ्लाइट पे लंच बॉक्स सप्लाई कर दी है जो पाकिस्तान से उठ के जा रही है, मतलब अब्रॉड जा रही है, तो वो जो सप्लाई होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जीरो रेटेड सप्लाई कहला रही होगी। ये पास पेपर में ये सवाल टेस्टेड है, उस पे जेट फ्यूल सप्लाई किया गया था, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये पास पेपर में आ चुका होगा। उसके बाद अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए कोई पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है, वो भी क्या ट्रीट होगा, वो भी आपका जीरो रेटेड ही ट्रीट होगा। उसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है, मतलब वो मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो अगर वो कोई बिजली या गैस वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो उसको बिजली या गैस के ऊपर भी 0% टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके लिए जो बिजली या गैस होगी वो जीरो रेटेड ट्रीट हो रही होंगी। उसके अलावा और भी कुछ आइटम्स हैं, लिस्ट वगैरह हमें प्रोवाइड की गई है, जैसे बाईसाइकिल्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं। ये तमाम आइटम्स जो हैं ये हमारी जीरो रेटेड आइटम्स हैं। हम इनको बेच तो रहे हैं, हम इनको सेल तो कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो 0% के ऊपर चार्ज हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलिए। ड्यूटी फ्री शॉप टैक्स फ्री शॉप्स होती हैं, इनके ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। एयरपोर्ट्स वगैरह पे बनी होती हैं, आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह ले लेंगे इनके ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता, टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाद वाले पॉइंट कौन से वाला? ये लिस्ट आपने 2 से 3 दफा पढ़नी है चीजें। आपने ग्वादर पे प्लांट या मशीनरी प्रोवाइड की है, सिंपल सी बात है, वो एग्जेम्प्ट है। या आप ग्वादर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं या ग्वादर को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी जीरो रेटेड ही शुमार हो रही होगी। इसमें क्या मुश्किल है? आप कराची से इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ टैक्सेबल है, 17% टैक्स पे करना है आपने। आप वही चीज़ ग्वादर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जीरो रेटेड है, उसके ऊपर 0% टैक्स पे किया जाएगा। जी, आगे चलें। इस लिस्ट को 2 से 3 दफा पढ़ना है आपने। जीरो रेटिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या है? एनीवन? जीरो रेटिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या है? हमने कहाँ पढ़ा कि टैक्स माफ हो रहा है आपको? सबसे बड़ा फीचर है रिफंड का।
कि आपने जो भी इनपुट टैक्स पे किया होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा। सबसे बड़ा जीरो रेटिंग का फीचर जो है वो यही है। अब ये रिफंड का प्रोसीजर क्या है उसको देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कहने को तो बड़ा सिंपल है ना कि आपका ये आउटपुट टैक्स जीरो आ रहा है, इनपुट टैक्स आपका इतना बन रहा है, आप ये इनसे रिफंड करवा लो, इतना आसान है। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब उस रिफंड का प्रोसीजर क्या, ये हुकूमत से पैसे वापस लेने हैं, ये हुकूमत 8500 वापस किस तरह से करेगी, इसका प्रोसीजर जो है वो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो इसको जरा देखिएगा कि जब भी रिफंड होता है, रिफंड कब होगा, जो हमने जीरो रेटेड सप्लायर्स वगैरह की हैं, जब हम अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर हमें क्या किया जाएगा, हमें इनपुट टैक्स रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर क्या किया जाता है, हमें रिफंड किया जा रहा होता है। अगर आप टैक्स पेयर ने कोई भी टैक्स, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई भी पेनल्टी किसी भी कानून के तहत जो एफबीआर मेंटेन कर रहा है, मतलब इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, सीवीटी, एफईडी, किसी भी कानून के तहत जो एफबीआर के स्कोप में, एफबीआर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, अगर आपने कोई टैक्स, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई पेनल्टी कुछ भी वगैरह पे करना है, तो एफबीआर आपके रिफंड में से वो अमाउंट एडजस्ट करने के बाद फिर आपको क्या करेगा, रिफंड करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपया रिफंड लेना है और मुझे इनकम टैक्स वालों ने 1000 रुपये का डिफॉल्ट सरचार्ज डाल दिया हुआ है, तो एफबीआर मेरा वो डिफॉल्ट सरचार्ज उस रिफंड में से लेस करने के बाद क्या करेगा, मुझे रिफंड कर रहा होगा। या इन अदर वर्ड्स आप याद रखिएगा कि जो रिफंड वगैरह होता है वो तमाम टैक्सेस, तमाम डिफॉल्ट सरचार्ज, तमाम फीस सब कुछ करने के बाद ही हमें रिफंड वगैरह किया जा रहा होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट जरा बाद में पढ़ते हैं, अब मैं जरा इस पॉइंट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा कि 45 डेज के अंदर अंदर हमने रिफंड करना, हमें रिफंड होना है। अगर रिफंड डिले हो जाए, 45 दिन में रिफंड नहीं कर पाए और हमारे अगेंस्ट कोई केस भी नहीं चल रहा था, कोई प्रोसीडिंग्स कुछ भी नहीं चल रहा था, अगर हुकूमत ने, अगर एफबीआर ने हमें 45 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं किया, हमारा रिफंड डिले हो गया, तो उस केस में फिर एफबीआर जो है वो हमें एडिशनल अमाउंट पे करेगा और वो एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी काइबोर रेट के ऊपर, कराची इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट के ऊपर। मतलब अगर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा और जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे रहा होता है उसी इंटरेस्ट रेट पे हमें एडिशनल अमाउंट एफबीआर भी पे कर रहा होगा अगर डिले रिफंड हुआ। अगर रिफंड का डिले इसलिए हो रहा है कि हमारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कोई केस चल रहा था, तो वो नहीं माना जाएगा। हमारे अगेंस्ट कोई केस नहीं थी, कोई डिस्प्यूट नहीं थी, कोई केस नहीं चल रहा था, बट स्टिल एफबीआर के एंड से हमारा रिफंड डिले हो गया, 45 दिन में रिफंड नहीं हुआ, तो फिर एफबीआर मुझे ₹1,00,000 नहीं पे करेगा, बल्कि वो लाख के ऊपर भी मुझे अमाउंट पे करेगा और वो जो अमाउंट पे करेगा वो काइपोर रेट के ऊपर पे करेगा। और जो ये मुझे एडिशनल अमाउंट मिलेगी ये मेरी इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। जब हम इनकम टैक्स अपना स्टार्ट करेंगे कमिंग वीकेंड के, तो हम आपको वहां पे उसकी काफी कुछ चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमारे एडिशनल रिफंड मिलेगा ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। अब ये वाला पॉइंट इस पे आ रहा हूं कि अगर डिस्प्यूट आ जाए, लड़ाई हो गई है जी, लड़ाई, फड्डा पड़ गया, फड्डा पड़ गया है कि एफबीआर को शक हो गया कि आपने जो रिफंड के लिए कहा है, आपने इनकरेक्ट क्लेम कहा है या आपने कंसीलमेंट की है या आपने कोई फ्रॉड किया है। अगर एफबीआर को आपके ऊपर शक हो गया कि आप गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करेगा, आपके खिलाफ वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर देगा, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा।
और वो कार्रवाई जब शुरू करेगा उसने 60 दिन के अंदर अंदर आपके खिलाफ वो कार्रवाई पूरी करनी है। अगर 60 दिन में कार्रवाई पूरी नहीं हो रही तो ये 60 दिन का टाइम एक्सटेंड हो के 120 दिन तक एफबीआर कर सकता है। लेकिन जो ऑफिसर ये टाइम एक्सटेंड करेगा वो एडिशनल कमिश्नर से नीचे के रैंक का बंदा नहीं होगा, मतलब कम से कम एडिशनल कमिश्नर ही होगा जो ये प्रोसीडिंग का टाइम जो है वो 60 दिन से बढ़ा के 120 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। मतलब अगर एफबीआई को आपके खिलाफ शक है वो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे, केस को इनिशिएट कर दे। केस इनिशिएट करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इस केस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर 60 दिन में केस कंप्लीट नहीं हो रहा तो एफबीआर ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो एक्सटेंड करने वाला ऑफिसर होगा वो एडिशनल कमिश्नर से निचले रैंक का नहीं हो सकता। कम से कम एडिशनल कमिश्नर होगा, वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगा और वो एक्सटेंड करके 60 दिन से 120 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। अगर 120 दिन में भी एफबीआर फैसला नहीं कर पाएगा तो फिर जो होगा बोर्ड एफबीआर वो उस केस को 9 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है कि मैं अब इसको 120 दिन से बढ़ा के मैं इसको 9 महीने पे ले गयूं और 9 महीने में अब आपने फैसला करना है। अगर 9 महीने में भी फैसला ना हो पाए तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन इस एक्सटेंशन की रीजन जो है वो एफबीआर रिटर्न फॉर्म में देगा कि वो टाइम पीरियड क्यों एक्सटेंड कर रहा है। और इस केस की वजह से अगर आपका रिफंड डिले हो रहा है तो उसके ऊपर आपको कोई किसी किस्म का एडिशनल रिफंड नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा रिफंड का प्रोसीजर है कि अगर हमने रिफंड लेना है कितने डेज में लेना है और कैसे डिस्प्यूट वगैरह हो जाए और एडिशनल रिफंड कैसे होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये क्लियर आप लोगों को? ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेज आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर केस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो एफबीआर रिफंड कर देगा। क्योंकि उन्हें जो शक था कि आपने गलत रिफंड लिया हुआ है या गलत क्लेम है वो साबित ही नहीं कर पाए। जब साबित नहीं कर पाए तो फिर तो आप ले लेंगे। जब आप अपनी रिटर्न जमा करवा देंगे, रिटर्न जमा करवाने का मतलब होता है उसमें आपने बता दिया है कि इतना रिफंड आपको चाहिए, इतना टैक्स लायबिलिटी बनती है, इतना रिफंड बनता है। जैसे रिटर्न जमा कराएंगे आप रिफंड की एप्लीकेशन दे देंगे। आप रिफंड की एप्लीकेशन दे देंगे तो 45 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है, एफबीआर ने आपको रिफंड करना होता है। अगर रिफंड ले हो जाए तो पिछले 45 डेज काउंट होंगे। अगर 45 दिन के बाद है रिफंड तो आपको तो एडिशनल रिफंड मिलना ही मिलना है। अगर डिले इस केस की प्रोसीडिंग की वजह से है तो वो उसका नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा आपको एडिशनल रिफंड। आपको मदद आपको पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारोबार ये है, पढ़ा लिखा कारोबार जो है ना वो यही है। आप में से मेजोरिटी बच्चे यही समझते हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड में अगर हम जाएंगे ऑडिट पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, जितना पैसा टैक्स की फील्ड में है, जितने ताल्लुकात टैक्सेशन की फील्ड में है उसमें किसी फील्ड में नहीं। ये रिफंड से केसेस जो होते हैं ना इसमें बहुत बहुत लोग दिहाड़ियाँ लगाते हैं। वुड यू बिलीव के एक बंदा जिसके पास 2 साल पहले एक 70 हो विद चाइना की, तो वो 2 साल के बाद 0 मीटर होंडा वेजल्स पे फिर रहा हूँ, सिर्फ 2 साल। ये टैक्स है।
अगर टैक्सेशन में आर्टिकल्स करने हैं तो फिर फॉर्म। अगर पढ़ाई करके इतने पैसे कमाए जाते हैं ना, तो दुनिया का हर पीएचडी प्रोफेसर इस वक्त बिलियनियर होता है। आपको तो अभी अंदाजा ही नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे ना, आपको उस सेठ के सामने जाके रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। उस सेठ के पास जाके सैलरी आपको मांगनी पड़ेगी, जो दो जमातें भी नहीं पढ़ा होगा, उसके पास पैसा होगा, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के 1.5 लाख 2 लाख के लिए उसके सामने ऐसे खड़े होंगे हाथ बांध के, सर जी पैसे दे दें। हाँ जी, अगर 5 दिन डिले है तो 5 दिन के हिसाब से फिर आपको पे करेगा। आपके जो कंट्री का सेठ है ना, जो पैसे पे करने वाला आदमी है, वो 80% इलिटरेट है, जाहिल है। तो उनको बात समझाना ही बड़ा औखा होता है। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप कौन सी दुनिया की टॉप चीज बन रहे हैं। आप लोगों ने बिला वजह के अपने आप को ना चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है। प्रैक्टिकल सिनेरियोस का आपको इल्म नहीं है, प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। चांद तारों वाले ग्रुप में आप जाके अपने आप को वाकई चांद समझना शुरू हो गए, उधर तू अमानत चांद है। फिर चांद तो हो बट अमानत चांद हो, ये रियलिटी है। आप प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आप सीए करके निकलेंगे, आपके सामने ये ऑडी, ये क्रूजर, ये घर, ये गाड़ी, अपनी पसंद की लड़की से शादी हो जाएगी, ये सब कुछ आपको ना महल शहर करके उन्होंने बताया होता। नहीं होता, मेहरान नहीं मिलती, बाकी सब कुछ छोड़ेगा। तो वो वहां पे ये ज्यादती करते हैं। अगर मैं कभी फ्रंट ऑफिसर हूँ ना, कभी फ्रंट ऑफिसर हूँ, तो मैं बच्चे को कहूंगा सीए में आओ, ये पिक्चर है, ये सच है, आने दो। जो झूठ बोल के बच्चे भर लेते हैं, बाद में उनके ख्वाब तोड़ते हैं ना, ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि जो बच्चा एएफसी पीएफसी में आ रहा होता है, बड़ा इमेच्योर होता है, उसका माइंड बड़ा इमेच्योर होता है, वो एक ख्वाब लेके आया होता है, वो गलत चीज है। आप सच बताएं, ठीक है, ठीक है। स्टिल सीए पाकिस्तान के हर प्रोफेशन से अच्छा प्रोफेसर है, इज्जत वाइज, अर्निंग वाइज सबसे अच्छा प्रोफेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम इसमें है, सक्सेस रेट सबसे ज्यादा इसमें है। एजुकेटेड क्लास जो आपकी सोसाइटी की है ना, क्रीम जिसे कहते हैं, पढ़ी लिखी क्रीम जो है, वो इसी कम्युनिटी में से है। जितना आपका माइंड का टेम्पलेमेंट होगा, इतना डॉक्टर का नहीं होता। डॉक्टर जाहिल है आपके सामने माइंड को यूटिलाइज करने में। डॉक्टर सिर्फ एक रट्टे का बाय प्रोडक्ट है, आप नहीं बनेंगे। आप एक माइंड को यूटिलाइज करने वाली चीज बनेंगे। बट रियलिटी भी एक चीज है, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और आपके पास ऑडी खड़ी होगी। ये ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी पे आपको बिलीव करना चाहिए। हाँ, आप एक अच्छी अर्निंग में होंगे, आप एक इंजीनियर से डॉक्टर से अच्छा कमा रहे होंगे, इतना भी अच्छा नहीं कमा रहे होंगे कि वो जो एएफसी वाले होंगे। तो आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाते हैं। चले, मेरा एक दोस्त है, वो उसको आर्टिकल्स मिले थे उस वक्त की 8वीं नंबर की फॉर्म में, और उसने कोई 11 साढ़े 11 माह के आर्टिकल्स किए थे। उसने फर्म से एनओसी लिया, फर्म छोड़ दी। 11 माह उसने काम सीखा। अब वो अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है लाहौर में। वो पर मंथ अराउंड 1.8 से 2.2 मिलियन कमाता है। और मैं उसका कभी कभी थोड़ा बहुत काम करके दे रहा होता हूँ उसको। वो बंदा ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना उसके आर्टिकल्स कंप्लीट हैं। बस उसने स्किल्स अपनी जो डेवलप फर्म में जाके की है, उसकी मदद से वो 1.8 से 2.2 मिलियन कमा रहा होता है। और मेरे पास एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा दोस्त है, ही इज क्वालिफाइड
चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम कराची, वर्किंग इन लाहौर एंड टेकिंग 90,000 पर मंथ। शौक लगा? दोस्त 90,000 वाला भी है और दोस्त 18 लाख वाला भी है। तो ऐसे रियलिटी है। लेकिन ये है, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, जिंदगी में थोड़ा भी कमा लो, हलाल कमाना, जिंदगी एंजॉय करोगे, सुकून में रहोगे। हराम कभी ना कमाना। मैं हमेशा कहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि हराम का लुकमा अपने जिस्म के अंदर कभी भी दाखिल ना हो जाना। आप तो छोड़े, नस्लें तबाह हो जाएंगी हराम खा लिया तो। भाई हलाल में गरीब रह के मर जाना ये कबूल है, हराम खा के बादशाह बन के मरना कभी कबूल नहीं। ये चीज याद रखिएगा। ये लाइफ ना, ये जो हमारी लाइफ है ये वाली जिसमें हम रह रहे हैं, 60 साल की है, 65 साल की है। लाइक आज से 40-45 साल बाद हम एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। हम 2022 में हैं। हम में से मेरे ख्याल से एक आधा बंदा होगा जो 3001 देखेगा, ऐसे ही है। लेकिन मरने के बाद जिस लाइफ में दाखिल हो जाएंगे वो नहीं खत्म होने वाली, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो उस लाइफ के लिए तैयार है, नहीं तो टेम्परेरी लाइफ के लिए हम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर लें। तो इसमें हलाल कमाना जिंदगी में, और आप हलाल कमाएंगे ना तो अल्टीमेटली अल्लाह इतनी बरकत डाल देगा। आप एफर्ट्स करिएगा, आप एफर्ट्स करते रहिएगा, मेहनत आपने पूरी करनी है। जिंदगी में रखना है मकसद कि आपने हलाल कमाना है। जो अल्लाह की हदूद हैं उनको आपने क्रॉस नहीं करना। मतलब ये इंटरेस्ट सूद बिल्कुल नहीं जाना। अल्लाह ने जो कह दिया चीज हराम है वो आपने हराम है, उस पे उसके ऊपर नो इफ नो बट, दैट्स इट। जिंदगी में मकसद रख लो, अल्लाह इतनी बरकत डाल देगा, इतनी बरकत डाल देगा कि आपकी स्टाइपेंड जो है वो भी आपके लिए पूरी होगी। और एक चीज अपनी जिंदगी में ना लाजमी कर लेना, आप जितना भी अर्न करो, अगर आपको इवन पॉकेट मनी भी मिलती है ना, तो आप अपनी पॉकेट मनी, अपनी अर्निंग में से ना 2.5% निकाल के अल्लाह की राह में दे दिया करो। बस आप अभी 10,000 कमा रहे हो, 250 रुपये बनते हैं, दे दो। 20,000 कमा रहे होगे, 500 निकाल दो, अल्लाह की राह में निकाल दिया करो। ये आपकी रिजक में बड़ी बरकत आ जाएगी। ये भी रियलिटी है, ये वो रियलिटी है जो मैंने खुद अपने ऊपर ला के फेस कर दिया, थोड़े में भी सस्टेन करके दिखाया हुआ है, और सुकून के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ। ठीक है भाई, अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे इस काबिल बनाने वाला अल्लाह है। अगर मैं 6 फिगर्स में हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे उस पर बनाने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह जब चाहे वो मुझे 6 फिगर से उठा के 0 पे कर दे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह जब चाहे मुझे 6 फिगर से इंशाल्लाह 8 फिगर्स पे कर दे, आमीन 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 इंशाल्लाह, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो इसलिए अगर मुझे अल्लाह दे रहा है तो मैंने भी अल्लाह को उसकी राह में देना है। ये अपने ऊपर कर लें। आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप उसमें से 2.5% दे दिया करें। महीने का कितना, 250 रुपये बनता है। आपको स्टाइपेंड मिलेगी 16,000 समथिंग, उसमें बनेंगे कोई 350 के रुपये बनेंगे, आप दे दीजिएगा। कुछ नहीं होता, एक दिन बर्गर नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन सुकून मिल जाएगा आपको। और फीमेल्स के लिए अगर आप सवाल कर रही हैं कि ये प्रोफेशन कैसा है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 साल पहले उसने क्वालिफाई किया है, उसका नाम है इज़गना अंसारी, आप उसे देख लीजिएगा। शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यंग है, 25-26 साल की है, वो भी नहीं, 25-26 तो नहीं है, मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी, 27-27 के करीब है वो। तो वो आप उसे देख लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है फीमेल्स में। एक अच्छा प्रोफेशन है फीमेल्स के लिए, उसका नाम है इज गना अंसारी। और भाई मैं फीमेल से कह रहा हूँ, तू आजा, आकिब को भी है कि मैंने उसको देखना है, तुझे मैं मेल्स मोटिवेशन देता हूँ भाई, मेल्स भरे हुए हैं,
तूने जाके वहां पे क्या करना है? मैं तो फीमेल के सवाल पे जवाब दे रहा हूँ कि फीमेल्स के लिए प्रोफेशन कैसा है। चेक करो काम इसका। यकम नवंबर तुम्हारे सर पे खड़ी हुई है, अल्लाह अल्लाह करो तुम कहते सर मैंने भी बताया, मैंने भी हद है यार, मायूस की है। ईरान अफगानिस्तान चाइना वाले एक्सेप्शन इसलिए गवर्नमेंट ने लगाई है बिकॉज यहाँ पे माल स्मगल बड़ा होता है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लीगलाइज होती है? नहीं होती। तो ये जो है रीजन ईरान वाला, अफगानिस्तान वाला, चाइना वाला, यहाँ हम माल स्मगल बहुत करते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड बहुत होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, इंडिया के साथ तो हमारी वैसे ही ट्रेड बैन है, ये ज्यादती है, इंडिया के साथ हमें ट्रेड अपनी खोल लेनी चाहिए अगर हम वाकई कुछ बनना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने बैन कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ईरान से जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी इस्तेमाल करो ना, सख्ती से मना कर दे, ना किया करें। हेल्थ के लिए इंतहाई डेंजरस है ये ईरानी कुकिंग ऑयल। सस्ते तो होते हैं बट चूंकि वो स्मगल शुदा माल है, वो एक्सपायर प्रोडक्ट यहाँ बेचते हैं, आप एक्सपायर खा के फिर अल्लाह के पास पहुंचे होंगे। ये बड़ा मसला है। अगर आप यहाँ पे यहाँ की बनी कंपनी का ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, अगर कुछ भी आपको सेहत को हुआ, आप उन्हें केस करके पूरी कंपनी बंद करवा सकते हैं, कंपनी बंद हो भी जाएगी। लेकिन जो ईरानी स्मगल ऑयल है ना, उस पर ऐसे नहीं होगा। अगर आप मर गए तो उन्होंने कहा ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बीमार हो गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ईरानी कुकिंग ऑयल वगैरह अवॉइड करने चाहिए। हाँ, वापस चलते हैं हम अपनी एग्जाम सप्लाईज पे। एग्जाम सप्लाईज में ये मैं पॉइंट छोड़ गया था, अब जरा इस पॉइंट को रीड करो, बताओ क्लियर है? ये आई कैप का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्ड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। इसको रीड करके बताओ, अब क्लियर है? लिख लोगे? ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। हर दूसरी अटेम्प्ट के बाद आई कैप 4 नंबर का, 5 नंबर का डिफरेंस पूछ लेते हैं, और ये फेमस तरीन क्वेश्चन है आई कैप का ये। जी जनाब, इसको रीड करें, बताएं, डिफरेंस लिख लेंगे। जैसे डेफिनेशन, एक जो है जिसके ऊपर जीरो रेट है उसके ऊपर टैक्स 0% पे चार्ज होता है, एक के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। जीरो रेट में जो गुड्स हैं वो फिफ्थ स्केड्यूल की हैं, एग्जाम सप्लाईज में गुड्स जो हैं सिक्स स्केड्यूल की हैं। रिफंड के लिए याद रखिएगा, रिफंड्स के लिए इनवॉइस का होना लाजम है। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं ना, आपको कभी भी रिफंड नहीं मिल सकता। आप कहिए मैंने सेल की है, ठीक है की है, किसको की है, रसीद दिखाओ, रसीद नहीं है आपको रिफंड नहीं मिल सकता। एग्जाम्ड गुड्स के लिए रसीद वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है। जो है आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज, इस पे रिफंड मिलेगा। एग्जाम सप्लाईज में हर चीज वेस्ट हो जाएगी। अगर आपने रिफंड लेना है और अगर आपने जीरो रेटिंग करनी है, उसके लिए सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और एग्जाम सप्लाईज में रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। दिस डिफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। क्लियर है ये? जी जनाब, क्लियर है। अब आप देखें इसमें से ये सवाल कितने आए हुए हैं इसी कंसेप्ट में से। डिस्टिंग्विश कंसेप्ट ऑफ जीरो रेटिंग विद एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स एज लेड डाउन सेल्स टैक्स। 5 नंबर का सीफैप में सवाल आया था। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट enumerate any 4 feature distinguish the concept of zero rating from exempt supply
सितंबर 16 में 4 नंबर का आया। फिर सितंबर 18 में अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एप्लीकेबल टू एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाईज, 4 नंबर का। और भी क्वेश्चन है बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। तो इसमें से हर हाल में आपको सवाल तकरीबन आ ही रहा है, और ये मुश्किल कोई नहीं है, आसान सवाल है, लिख लोगे कर लोगे। एग्जाम सप्लाईज का और जीरो रेटिंग सप्लाईज का डिफरेंस कर लोगे ना। आगे चलें। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं थोड़ा मिस नहीं किया था बट इसको अब हमने करना है कि अगर सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं है। देखें, हुकूमत जब चाहे रेट चेंज कर सकती है। अगर रेट चेंज हो जाए तो किस रेट के मुताबिक टैक्स लिया जाएगा उसके बारे में हमने बात करनी है। अब ये जो चेंज इन टैक्स रेट है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और इसमें से भी 3 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता है। ये जो चेंज इन टैक्स रेट है ना, इसमें 2 सिनेरियोज हैं हमने देखने हैं। एक है लोकल सप्लाई का और दूसरा है इंपोर्ट्स का। आप लोकली बेच रहे हैं, लोकल सप्लाई कर रहे हैं, एक इस पर्सपेक्टिव से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। एक सेकंड, चार्ट डाउन हो गया। आप लोकल के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं और इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में गुड्स बेच रहे हैं, जिस डेट के ऊपर जो रेट अप्लाई होगा उसके मुताबिक ही आपका सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। लोकली जिस रेट के ऊपर आपका सेल्स टैक्स होगा, मुल्क में राइज होगा जो रेट, उसके मुताबिक ही आपका सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? लोकल के केस में क्लियर है? लोकल सप्लाई केस में जिस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक ही सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अब आते हैं इंपोर्ट्स के केस में। इंपोर्ट्स के केस में जो नॉर्मल रूल है ना, नॉर्मल रूल ये है कि जब आप अपना गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे, मतलब आप जब जाते हैं, आप कस्टम अथॉरिटीज को अपना डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं कि यार ये मैंने गुड्स बनवाई है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये इनकी वैल्यू है, ये सब कुछ है। जब आप अपना गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे, उस डेट के ऊपर जो आपका रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक टैक्स चार्ज हो रहा होगा। आपने गुड्स इंपोर्ट की, गुड्स आ गई हैं, अब आप जा रहे हैं कस्टम से क्लियरेंस के लिए। तो कहना हाँ भाई किधर आए हो, हाँ तो कह रही सर ये मेरी गुड्स है, ये गुड्स का डिक्लेरेशन है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये वैल्यू है, ये इसका टोटल बनता है। जिस दिन आप अपना जो डिक्लेरेशन जमा करवा रहे हैं उस टाइम के ऊपर जो रेट होगा उसके मुताबिक आपका सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। यह है इंपोर्ट्स के केस में नॉर्मल रूल। ये पॉइंट क्लियर है? अब इस नॉर्मल रूल की ना एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने अपनी गुड्स डिक्लेरेशन पहले ही जमा करवा दी है, मतलब अभी आपकी कंसाइनमेंट पहुंची नहीं है, आपके पास अभी चीजें नहीं आई,
लेकिन आपने उससे पहले ही क्या किया, आपने कस्टम अथॉरिटी को कह दिया भाई साहब ये लिस्ट है, ये सामान मैं मंगवा रहा हूँ, आपने गुड्स डिक्लेरेशन पहले जमा करा दी। अब आपका सामान आ गया, जब सामान आ जाएगा तो आप जाएंगे क्लियरेंस के लिए, ये जी ये शिपमेंट में आया सामान, आप उसका एक मैनिफेस्ट जमा कराएंगे। फिर जिस दिन आप मैनिफेस्ट जमा करवा रहे होंगे, जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगी, उस डेट के ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा होगा उसके ऊपर क्या किया जाएगा, आपका टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगी, मतलब आपने चीज डिक्लेरेशन पहले जमा करा दी, गुड्स बाद में आई, गुड्स बाद में आई, अब आप जा रहे हैं उसको क्लियर करवाने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होगा शिपमेंट वालों के पास, आप जाके कहेंगे यार ये मेरा मैनिफेस्ट है, ये मैंने सामान मंगवाया, वो उस डॉक्यूमेंट से आपका डॉक्यूमेंट मैच करेंगे। जो आपका डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा उस दिन जो रेट अप्लाई हो रहा होगा उसके मुताबिक हम टैक्स चार्ज करेंगे। और अगर गुड्स आपकी आ चुकी हुई हैं, गुड्स आपकी आ चुकी हुई हैं लेकिन वेयर हाउस में पड़ी हुई है, आपने डिक्लेरेशन जमा करा दिया था, गुड्स आपकी आ चुकी हुई है, वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर वो टैक्स पे नहीं किया जो उन गुड्स पे बन रहा था, फिर उसके बाद जो भी टैक्स अप्लाई हो रहा होगा आप उसके मुताबिक टैक्स पे करेंगे। इट मींस आपने गुड्स का डिक्लेरेशन जमा कराया, गुड्स आपकी आ गई, गुड्स आने के बाद कस्टम अथॉरिटीज के वेयर हाउस में आपकी गुड्स पड़ी हुई है। अब आपके ऊपर है कि वो डिक्लेरेशन जमा कराने के बाद, गुड्स आने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर वेयर हाउस से उठा के अपने गुड्स को ले जाएं। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने गुड्स को उठा के नहीं लेके जाते, 7 दिन के बाद अगर लेके जाएंगे, तो फिर उस डेट के ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा होगा उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट कह देती है कि जी हम टैक्स का रेट सेल्स टैक्स का 17% से बढ़ा के 19% करने लगे हैं, गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे। अब गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया, अब जो लोकल सप्लाई होगी वो 19 के मुताबिक ही होगी। इंपोर्ट के केस में जब हम डिक्लेरेशन जमा करवाने जा रहे हैं कस्टम अथॉरिटीज को, अगर उस दिन रेट एप्लीकेबल 19% है तो हम 19% के मुताबिक टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर मैंने डिक्लेरेशन पहले जमा करवा दिया था जब 17% रेट था, और गुड्स मेरी बाद में आई है, जब गुड्स मेरी बाद में आई है, अब मैं शिपमेंट के पास गया हूँ कि भाई मेरी ये गुड्स हैं मुझे दे दे, उनको मैंने मैनिफेस्ट दिया कि ये डिटेल्स हैं, ये मैच कर लें अपनी कंसाइनमेंट से, तो जिस डेट के ऊपर मैनिफेस्ट प्रेजेंट किया जाएगा उस डेट के ऊपर जो रेट होगा वो अप्लाई होगा। और अगर मेरी गुड्स आ चुकी हैं, वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, और अगर मैंने 7 डेज के अंदर अंदर उनका टैक्स पे नहीं किया, 7 दिन के बाद अगर मैं लेके जा रहा हूं, तो उस डेट के ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा होगा उसके मुताबिक सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। जी जनाब, ये क्लियर है? ठीक है, हम इसको फिर यहाँ रखते हैं, कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, कल हम थर्ड स्केड्यूल और इनपुट टैक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। अब कल हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ी ज़्यादा लिंक हो रही है, जैसे ये शैम्पू है, ये चीज़ें हैं, और ये सब कुछ जो है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हो। डेट ऑफ मैनिफेस्ट पे 7 डेज का तो है ही नहीं, 7 डेज वाला पॉइंट जरा ध्यान से पढ़े, पॉइंट नंबर भी लिखा क्या हुआ है, ये करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। मैंने कहा था मैं आपका स्केड्यूल रिवाइज कर दूंगा, मैं आज कर दूंगा रिवाइज, आपका फिक्र ना करें आप। जितना हम जुम्मे तक पढ़ लेंगे उतना ही आपके टेस्ट में होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल्स का टेस्ट मैं उसके बाद ले लूंगा। यार अंडरस्टूड बात है, मैंने कहा है जितना हम पढ़ेंगे उतना टेस्ट में आएगा। क्या न्यूमेरिकल्स कर लिए? क्या न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने? तो फिर मामा
यूज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल. ठीक है, कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं. कल हम एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे. आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने गली मोहल्ले की दुकान से जाते हैं, आप हेड एंड शोल्डर परचेज करते हैं, 285 का मिलता है. अब वही हेड एंड शोल्डर परचेज करने जाते हैं मेट्रो में, हाइपर स्टार में, इम्तियाज में, 245 का मिल रहा होता है. कभी गौर किया इस चीज को? वही चीज आपकी लोकेलिटी में आपका दुकानदार सही बेच रहा है, जो कीमत लिखी हुई है उसके ऊपर ही बेच रहा है, लेकिन बड़े स्टोर वाले जो होते हैं वो 20 30 40 रुपए सस्ते बेच रहे होते हैं. कल हम इस चीज का भी जवाब तलाश करेंगे, ये कैसे है और कैसे नहीं है. और अगर आपका दिल कर रहा है बिरयानी खाने को, तो अगर आप उसका लेके आते हैं नेशनल का बिरयानी मसाला, उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया है वो हुकूमत के पास कैसे जाएगा, उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे. जो हमारे डेली बेस्ड आइटम्स है ना, इनकी जो कैसे टैक्सेशन मूव होता है क्या नहीं है, इसके बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटेल्स के ऊपर. इंशाल्लाह कल मिलते हैं. कल आपको समझ आएगा कि इस दुनिया में आप लोग टैक्स कैसे पे कर रहे हैं और किस तरह हुकूमत टैक्स आपसे निकलवा रही होती है आप लोगों से. ये जो आप 10 रुपए के खाते हैं ना कुरकुरे, उस 10 रुपए के कुरकुरे का टैक्स भी गवर्नमेंट के पास किस तरह जाता है, वो भी आपको कल चल जाएगा पता. ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल. अल्लाह हाफिज.